Hello, friends. How are you all? I hope everyone is doing well in this lockdown unlock one. So, I just wanted to just take you to the recap first before starting to our new session, new class, new topics. Okay, before starting that, we'll be, going to the flashback and trying to recapitulate whatever we had discussed, whatever we had studied. तो आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 53। हमने लास्ट क्लास में कवर नहीं किया था, सेक्शन 54 और 5 कवर किया था, लेकिन तब भी सेक्शन 53 भी मैं एक बार आपको जिस्ट के फॉर्म में समझा दे रही हूँ ताकि इजीली आप उसको एक बार रिकैप जब हो जाए तो आपके माइंड में क्लिक कर जाए। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं। फिर सबसे पहले जो हमारा सेक्शन आज का रहेगा स्टार्ट करने के लिए वो सेक्शन 53 रहेगा। तो हमने इस सेक्शन में पर्टिकुलरली ये बात करी थी कि जब किसी कॉन्ट्रैक्ट में रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस होते हैं, बात हम लोग ने रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस पढ़े थे जब, तो ये भी बताया था मैंने आपको कि उसमें साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस ज़रूरी होती है या फिर वन आफ्टर द अदर ज़रूरी होती है। अगर एक परफॉर्मेंस नहीं हुई तो उसके वजह से दूसरी भी नहीं होगी। दोनों परफॉर्मेंसेस इंटर रिलेटेड है, इंटरडिपेंडेंट है, कंडीशनल है। तो अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस हैं और एक पार्टी दूसरी पार्टी को प्रिवेंट कर रही है प्रॉमिस परफॉर्म करने से, तो उस केस में जिस पार्टी को प्रिवेंट किया गया है, जो अग्रीव्ड पार्टी है, उसके ऑप्शन पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा, या तो वो एक्सेप्ट करे या फिर रिसेंड कर दे कॉन्ट्रैक्ट को, और उसे पूरा पूरा कॉम्पनसेशन मिलेगा जो भी लॉस उसने सफ़र किया है जब उसको प्रिवेंट किया गया था तब। उस केस में जो भी पार्टी उसको प्रिवेंट कर रही होगी, रिस्ट्रिक्ट कर रही होगी, तो वो पूरी तरह से लॉस के लिए मुआवजा देगी अगर कॉन्ट्रैक्ट अल्टीमेटली परफॉर्म नहीं होता है। तो ये था सेक्शन 53 जिस पे हमने बात की थी। फिर हमने सेक्शन 54, इनके एग्जाम्पल्स डिस्कस हुए थे। फिर सेक्शन 54 की बात की थी कि अगर मान लीजिए जो भी परफॉर्मेंस हो रही है, रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस की स्पेसिफिकली बात हो रही है, उसमें अगर प्रॉमिस जो परफॉर्म होना था, ठीक है, वो परफॉर्म नहीं हुआ या उसकी परफॉर्मेंस नहीं हो पाई, ठीक है, प्रॉमिसर ने जो प्रॉमिस किया था उसके हिसाब से उसने परफॉर्मेंस या एक्शन नहीं दिया, तब उस केस में प्रॉमिसर जो है रेसिप्रोकल प्रॉमिस के कंप्लीशन को एक्सपेक्ट नहीं कर सकता है। वो दूसरे बंदे से, दूसरी पार्टी से, प्रॉमिसी से ये नहीं कह सकता है कि आप परफॉर्मेंस कंप्लीट करो। तो उस केस में वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकता है प्रॉमिसी से कि आप परफॉर्मेंस कंप्लीट करो या अपना पार्ट कंप्लीट करो। उसे खास करके इस सिचुएशन में कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा पार्टी को कोई भी लॉस सफ़र होने की वजह से। फिर मैंने आपको बताया था सेक्शन 53 और 54 में डिफरेंस क्या है। सेक्शन 53 में एक पार्टी प्रिवेंट कर रही है, लेकिन सेक्शन 54 डज नॉट स्पेसिफिकली टॉक्स अबाउट प्रिवेंशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। माइंड माई वर्ड्स, Section 54 is just clear in saying this, in explaining this, that whenever there is a contract involving reciprocal promises, ठीक है, in such a case, if the promiser is not performing that contract, he promised it but he failed to initiate it, he failed to execute it, in such a case he'll not be the one who is expecting the same performance or in performance in consideration from the promisee. He will be definitely required to make the loss good for the other party. He will be required to pay the compensation, to pay for the loss which has been suffered by the aggrieved party. तो सेक्शन 54 में प्रिवेंशन की बात नहीं हो रही है, 53 में प्रिवेंशन की बात हो रही है। ये थे दोनों सेक्शंस। इसके बाद मैं सेक्शन 55 पे आई भी थी, मैंने आपको बताया भी था इस केस में अगर किसी टाइम पे परफॉर्मेंस नहीं हो रही है और उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में टाइम का एक इम्पोर्टेंस है, तो क्या उस केस में होगा? उस केस में
प्रोमिसी के ऑप्शन पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा अगर टाइम ही इम्पोर्टेंस है उस कॉन्ट्रैक्ट का। मान लो वो पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है कि उसमें टाइम का बहुत ज़्यादा रोल प्ले हो रहा है, तब प्रोमिसी के ऑप्शन पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा। प्रोमिसी के ऊपर होगा वेदर ही इज इंटरेस्टेड इन कैरिंग दिस कॉन्ट्रैक्ट फर्दर, making it executed, or otherwise he or she has the option to rescind the contract, to cancel or revoke the contract. It is completely upon him or her. ये बात हुई थी सेक्शन 55 की, जब टाइम एक असेंशियल एलिमेंट होता है कॉन्ट्रैक्ट का। इसके अलावा हम लोग ने ये भी देखा था, ये हमारा लास्ट पार्ट था, इसके बाद हम लोग ने एनालिसिस भी कवर किया था, जो मैंने आपको एनालिसिस पहले कवर करा दिया था और ये बाद में समझाया था। तो इसमें स्पेसिफिकली ये बोला जा रहा था कि when time is not very important in a particular contract, then what happens? What are the consequences of that situation? So in that situation, like if the two parties are agreeing to some situation, to some decision, they are agreeing to continue to initiate and then continue a particular contract, and time has no relevance in that. Okay, so whatever the parties decide, they agree to a point, or they have consensus in any kind of decision, that whatever our deliveries of commodities would be and exchange of payments would be, monetary payments would be, in such a case they have specified, they both of them have mutually agreed to a particular time limit, that delivery of goods या फिर पेमेंट का एक टाइम लिमिट एक अग्री हो गया है कि 2 दिन में 3 दिन में हो जाएगा। बट in that situation also, if the delivery isn't taking place in that reasonable time, in that specified time, in that stipulated time, then also their work is not gonna affect। अगर उनका इंटेंशन ऐसा है पार्टीज का कि their works are not getting affected in case the deliveries are late, or they have been delayed due to some reasons, due to some problems which may occur in a business, तो उस केस में अगर डिलीवरीज लेट हो रही हैं, मैं एक एग्जांपल के फॉर्म में एक्सप्लेन कर रही हूँ, टाइम एसेंशियल एलिमेंट नहीं है, तो उस केस में वॉइडेबल की बात नहीं आती है कॉन्ट्रैक्ट की। ठीक है, लेकिन प्रोमिसी को कॉम्पनसेशन ज़रूर मिलेगा लेट होने की वजह से, डिले होने की वजह से। ठीक है, अगर कोई भी प्रोमिसर की वजह से लेट हुआ है अपना परफॉर्मेंस एग्जीक्यूट करने में, तो प्रोमिसी को, जिसने ऑफर एक्सेप्ट किया था, ठीक है, उसको पूरा पूरा कॉम्पनसेशन मिलेगा, लेकिन उसे ये नहीं कहा जाएगा कि आप जो है या तो आगे कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाओ या रेसेंड करो। तो वॉइडेबल वाला ऑप्शन नहीं रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही रहेगा, बस उसको मुआवजा मिल जाएगा। फिर हम लोग ने बात की थी इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस एट टाइम अदर दैन अग्रीड अपॉन। तो इसमें हम ये बोल रहे थे कि अगर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है प्रोमिसर के फेलियर की वजह से, कि प्रोमिसर ने अपना परफॉर्मेंस जो है, प्रॉमिस जो है परफॉर्म नहीं किया टाइम के हिसाब से, और उस केस में मान लीजिए प्रोमिसी ने परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर ली, उसने जो है, अगर मान लीजिए प्रोमिसर ने डिलेड परफॉर्मेंस दी, प्रोमिसी ने एक्सेप्ट कर ली, तब फिर प्रोमिसी जो है कॉम्पनसेशन क्लेम नहीं कर सकता है, कोई भी लॉस अगर होता है। ठीक है, लेकिन अगर प्रोमिसी जब परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर रहा है, माइंड माय वर्ड्स प्लीज, इफ द प्रोमिसी इज एक्सेप्टिंग द परफॉर्मेंस, ठीक है, but he is adding a statement to the promisor that whatever delayed has been occurred, has been caused, whatever the reason may be, you will have to pay me the compensation for the loss which has been suffered by me. So in such a case, promisor will have to make good the loss, whatever has been suffered by the aggrieved party or by the promisee. उस केस में प्रोमिसर उसको पे करेगा, अगर प्रोमिसी मेंशन कर रहा है कि मुझे लॉस का मुआवजा दो एक्सेप्टेंस लेते टाइम परफॉर्मेंस की। लेकिन अगर वो कह रहा है ठीक है परफॉर्मेंस आप करिए, मुझे दिक्कत नहीं है, आपकी वजह से डिले हुआ, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, तब फिर वो कॉम्पनसेशन नहीं मांग सकता है। इसकी बात हुई थी इस पर्टिकुलर स्टैंजा में, पैराग्राफ में।
अब इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो हम लोग ने एनालिसिस पढ़ा था, उसमें ये बेसिकली जिस्ट ये थी कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स गोल्ड मार्केट से, सिल्वर मार्केट एंड स्पेशली शेयर मार्केट से रिलेटेड होते हैं, जिसमें डिलीवरी जो है ही असेंस होता है कॉन्ट्रैक्ट का, जिसमें डिलीवरी जो है बेस होती है टाइमिंग के ऊपर, बिकॉज इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन रहता है उनके प्राइसेस में। एक दिन उनका प्राइस पर्टिकुलरली एक कोई रह सकता है, दूसरे दिन ऑटोमेटिकली चेंज हो सकता है। तो इन सच सिचुएशन, इन सच अ केस, टाइम विल ऑलवेज बी कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट इन दैट कॉन्ट्रैक्ट, एंड उसमें फिर वॉइडेबल वाली कंडीशन भी फॉलो होने लगेगी। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें टाइम एसेंशियली इम्पॉर्टेंट एलिमेंट नहीं होता है कॉन्ट्रैक्ट का, जैसे कि in case of mortgages, like if a particular person avails a loan from a bank by mortgaging, by keeping his property at the bank's end, ठीक है, और अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी रख के मॉर्गेज करा के लोन लेता है, तो इन सच अ केस व्हेन द ड्यूरेशन ऑफ द लोन इज फिक्स्ड, फॉर एग्जांपल 10 years 15 years as the case may be. So, in that particular contract, time is not very much essential, because what happens is the borrower, ठीक है, the borrower shall be making the payments of EMI every month, ठीक है, and whatever the EMI may be of that particular loan shall be deducted from his account as per automatic and जो भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है उसके हिसाब से EMI डिडक्ट होती रहेगी। इन केस इफ ही फेल्स टू पे द EMI, ठीक है, इंस्टॉलमेंट्स आर नॉट बीइंग पेड बाय हिम, देयर इज सम काइंड ऑफ insolvency or emergency situation in which has been occurred, which is being occurring to that particular borrower. So in that case, bank has the full right to exercise whatever rights, whatever duties, whatever they have, I would say, whatever rights they reserve in respect of ownership of that property. मतलब कि अगर कोई भी मान लीजिए डिफॉल्ट करता है बोरोवर, तो बैंक के पास पूरे राइट्स होंगे कि वो मॉर्गेज प्रॉपर्टी को सेल करके अपना अमाउंट, अपना जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो रिकवर कर ले। तो इन सब कॉन्ट्रैक्ट्स में टाइम इतना एसेंशियल रोल प्ले नहीं करता है। अब इसके बाद क्या बात करनी थी, इस पे आते हैं, ठीक है, ये मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का, इस पे हम बात करते हैं। इस पे बेसिकली ये बोला जा रहा है, जब टाइम एसेंशियल नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड नहीं कर सकते कि टाइम एक्सपायर हो गया, प्रॉमिसी को कॉम्पनसेशन मिलेगा, कोई भी लॉस होगा। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि अगर टाइम एसेंशियल नहीं है तब भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रॉमिसर अपने कैजुअल वे में कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस दे रहा है, आराम आराम से दे रहा है कैजुअली, और उसको पता है कि टाइम इतना ज़रूरी नहीं है तो वो रीजनेबल टाइम में नहीं कर रहा है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। See, this particular section is trying to say that in whichever contract time is, like, there are contracts where time is not playing a very keen role or important role, ठीक है, time is not the essence, what the term which they are using, but since where time is not playing an important role, still that contract should be time bound, still that contract should be initiated, should be executed, completed within a reasonable time, ठीक है, it should be finished, it should be accomplished within a reasonable time। ऐसा नहीं होना चाहिए कि टाइम एसेंशियल नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट का जैसे ड्यूरेशन सेट हुआ है 2 years का, and it is taking so long that finally it could be completed within 6 to 7 years. So this should not be the gap, ठीक है, this should not occur in such a situation where time is not essential, because उस केस में प्रॉमिसी को भले ही कॉम्पनसेशन मिले, लेकिन अगर टाइम को सीरियसली नहीं लिया जाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा प्रॉमिसी के ऑप्शन पे। फिर उसके ऊपर होगा कि अगर डिले इतना हो रहा है तो वो परफॉर्मेंस जब चल रही है तो बीच में ही वो प्रॉमिसर को कह सकता है कि ऐसा है, मुझे कॉन्ट्रैक्ट आके कंटिन्यू नहीं करना है, आई वुड लाइक टू रिवोक इट, बिकॉज यू आर सिंपली कैजुअली
executing it and you are not completing it within reasonable time, तो ये प्रॉमिस ही बोल सकता है पूरी तरह से, उसके पास पूरे राइट्स हैं। तो इसलिए सेक्शन ये समझाना चाह रहा है कि टाइम जब एसेंशियल है तब तो आपको उस टाइम के लिमिट में ही कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करना है, परफॉर्म करना है। लेकिन जब टाइम एसेंशियल नहीं भी है तो भी ये मत समझिए कि अब टाइम एसेंशियल नहीं है, प्रॉमिसी तो रिवोक कर नहीं सकता है। प्रॉमिसर के माइंड में ये कैजुअलिटी या ये चीज़ नहीं रहनी चाहिए, तब भी उसको कॉन्ट्रैक्ट जो है कंप्लीट करना चाहिए विद इन रीजनेबल टाइम, क्योंकि कॉम्पनसेशन तो देना ही देना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद ये भी हो सकता है कि प्रॉमिसी बोल दे कि हमें कॉन्ट्रैक्ट आगे कंटिन्यू ही नहीं करना है, हमें कॉम्पनसेशन भी दो और कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करो, तो इसके पूरे चांसेस रहेंगे। दिस इज वॉट इज बीइंग एक्सप्लेन्ड इन दिस सेक्शन। ठीक है, अब इसके बाद जो है क्या बोल रहे हैं, इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस आउट ऑफ टाइम। नाउ सी व्हाट हैपेंस इज, like where time is very important, promisee may waive his right to repudiate the contract when the promiser fails to perform the promise within stipulated time. In that case, he may accept performance at any time other than agreed. But in such a case, he cannot claim compensation for any loss occasioned by non-performance of promise at the time agreed, unless at the time of acceptance he has given a notice to the promiser of his intention to claim compensation. ये बात मैंने अभी करी है आप लोग से। इस पर्टिकुलर स्लाइड में, ये जो सेकंड वाली स्लाइड है, इसी में सेकंड वाला जो पैराग्राफ है उसमें यही लिखा हुआ है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए पेरिशेबल आइटम्स की डिलीवरी होनी है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है मिल्क की डिलीवरी का। ठीक है, एक पर्टिकुलर रेसिडेंशियल एरिया में सोसाइटी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि 7 to 8 लीटर्स मिल्क की डिलीवरी होनी है। प्रॉमिसर और प्रॉमिसी अग्री हो गए, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। लेकिन बहुत ईजी और बहुत मैं एकदम पेटी एग्जाम्पल कोट कर रही हूँ ताकि ईजिली समझ आ जाए। प्रॉमिसी ने टाइम डिसाइड किया विद इन 1 डे डिलीवरी होगी, बिकॉज मिल्क इज अ पेरिशेबल आइटम, अगर 2-3 दिन लगेंगे तो फिर खराब हो जाएगा। प्रॉमिसर ने, अब इसमें तो मिल्क एसेंशियल एलिमेंट हो गया ना, ठीक है, तो विद इन द टाइम डिलीवरी होनी चाहिए। अब इस केस में प्रॉमिसर ने 1 दिन में नहीं 2 दिन में डिलीवरी करी है, तो अब प्रॉमिसी के ऊपर क्या होता है, प्रॉमिसी या तो कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ा सकता है, कहेगा कि ठीक है मिल्क की डिलीवरी लाए हो, मुझे दे दो और अपना पैसा ले लो, या फिर वो कहेगा अरे तुमने 1 दिन डिले करा है, तुम जाओ, मुझे कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करना है, आई वुड लाइक टू कैंसिल इट। तो ये दोनों राइट्स हैं, तभी कहते हैं वॉइडेबल है कॉन्ट्रैक्ट प्रॉमिसी के ऑप्शन पे। लेकिन मान लो प्रॉमिसी ने अगर कहा कि ठीक है हम कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू करेंगे, तुमने मिल्क की डिलीवरी 1 दिन डिले करी है, हम कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, और तुमने 2 दिन में डिलीवरी की है, ठीक है, हम कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू करेंगे। अब इस केस में वो कॉम्पनसेशन नहीं ले सकता है प्रॉमिसर से, जो भी लॉस हुआ है उसको 1 दिन वेट करने की वजह से, उसकी वजह से वो कॉम्पनसेशन उसके बाद क्लेम नहीं कर सकता है, क्योंकि उसने ऐसा कुछ बोला ही नहीं है प्रॉमिसर से। अगर वो बोल देता डिलीवरी लेते समय कि मैंने जो लॉस सफ़र किया है उसका पेमेंट करो, तब फिर वो ले सकता था। लेकिन अगर वो कुछ बोलेगा ही नहीं और परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर लेगा प्रॉमिसर से, तो ना तो वो कॉम्पनसेशन क्लेम करेगा, फिर ना तो बाद में कैंसिल कर पाएगा कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, क्योंकि उसने अपनी राइट्स भी वेव कर दी हैं कॉन्ट्रैक्ट को रिवोक करने की। तो बस यही बात लिखी हुई है इसमें, एक्सेप्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस आउट ऑफ टाइम का इफेक्ट क्या रहेगा। अच्छा, इसके बाद बात होती है सेक्शन 56 की। सेक्शन 56 क्या बोलता है, सेक्शन 56 ये बोलता है कौन कौन से अग्रीमेंट्स ऐसे हैं जो हमेशा वॉइड हो सकते हैं, क्योंकि वो इम्पॉसिबल है, वो हो नहीं सकते हैं। ठीक है, ऐसे अग्रीमेंट्स जो कि इम्पॉसिबल हैं तो वो वॉइड हो सकते हैं। जैसे इसमें फर्स्ट लाइन लिखी है, एन अग्रीमेंट टू डू एन एक्ट इम्पॉसिबल इन इटसेल्फ इज वॉइड। ये एक स्टेटमेंट लिख दिया है कि कोई भी इम्पॉसिबल एक्ट करने का अग्रीमेंट होता है तो वो वॉइड है। ठीक है, कौन से हो सकते हैं अभी हम सेक्शन में आगे बढ़ते हैं फिर देखेंगे।
जैसे इसमें लिखा है कि अगर कोई सेकंड पॉइंट जो है वो ये बोलता है कॉन्ट्रैक्ट टू डू एन एक्ट आफ्टरवर्ड्स बिकमिंग इम्पॉसिबल और अनलॉफुल, यानी कि मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ लेकिन बाद में वो इम्पॉसिबल हो गया, है ना, कोई ऐसा इवेंट हो गया जिसकी वजह से प्रोमिसर जो है प्रिवेंट नहीं कर पाया। एग्जाम्पल, मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट हुआ लॉकडाउन में, जब लॉकडाउन मार्च मिड में स्टार्ट हुआ था और पूरे अप्रैल भर लॉकडाउन था पूरे देश में, कोई भी रिलैक्सेशन किसी भी तरह का नहीं मिला था कहीं पे, जो अभी इस टाइम पे लोगों को मिल रहा है। तो उसमें एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मैरिज बैंक्वेट के साथ, ठीक है। तो बैंक्वेट का जो मैनेजर है, बेसिकली जो मैनेजर जो वहाँ का देखता है, मैनेज करता है, उसके साथ एक पार्टी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि यहाँ पे हमें मैरिज ऑर्गेनाइज करानी है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया, लेकिन अब ये कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो गया। इम्पॉसिबल इसलिए हो गया क्योंकि लॉकडाउन हो गया, ऐसी सिचुएशन आ गई कि वो मैरिज हो ही नहीं सकती वहाँ पे, क्योंकि सब कुछ बंद है, सब घर पे लॉक्ड है। तो अब इस केस में वो कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा, वॉइड। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, अब देखो इसमें ये भी हो सकता है कि प्रोमिसर या तो प्रिवेंट नहीं कर पाएगा, देखो ये सिचुएशन लॉकडाउन वाली ऐसी थी जो अनअवॉइडेबल थी, या प्रिवेंट नहीं कर सकते थे, तभी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हुआ। या फिर अनलॉफुल भी हो सकता है, मान लो अनलॉफुल है कोई भी चीज, एक्ट पहले हुआ बाद में इम्पॉसिबल हो गया क्योंकि वो अनलॉफुल था, तब फिर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाएगा। और जब एक पर्सन प्रॉमिस करता है किसी चीज के लिए और उसे पता है अपने रैशनैलिटी, अपनी समझदारी के हिसाब से कि प्रॉमिसी इस बारे में नहीं जानता है कि ये इम्पॉसिबल है या अनलॉफुल है, उस केस में प्रॉमिसर को पूरा पूरा कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। दो बातें लिखी हैं देखो, पहला पॉइंट, सॉरी जो सेकंड पॉइंट है इसमें ये बोलता है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, जैसे मैंने मैरिज का एग्जांपल दिया लॉकडाउन में, बाद में इम्पॉसिबल हो गया क्योंकि उसे आप प्रिवेंट नहीं कर सकते हो, वो अनअवॉइडेबल है, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। तो किसी को पता नहीं था कि लॉकडाउन हो जाएगा, ठीक है, ये इंस्टेंट एक्शन हुआ। लेकिन मान लो एक पार्टी दूसरी पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट करती है, कहती है कि हम आपको ये गुड्स डिलीवर करेंगे, ठीक, नॉर्मल डिलीवरी की बात हुई, लेकिन उसने क्या किया, उस पार्टी ने उस गुड्स में कुछ डिफेक्टिव पीसेस भी डाल दिए, ठीक है। या फिर उसने क्या किया, जो पर्टिकुलर गुड की डिलीवरी हो रही थी, जिस कमोडिटी में वो ट्रेड कर रहा था, जैसे मान लो स्पाइसेस एंड ऑल है, ठीक है, सारे मसाले और इन सब का एक उसको ऑर्डर मिला था और उसने सोचा कि ये डिलीवरी हमें करनी है, तो उस स्पाइसेस के साथ उसने ड्रग्स भी मिक्स कर दिए। उसे पता था कि ये लॉफुल नहीं है, ये इलीगल है ट्रेडिंग, तब भी उसने ड्रग्स मिक्स करके प्रोमिसी को डिलीवरी दे दी और कहा कि ये तो सही है, सब सही है, माल आपका जो गुड्स आपने ऑर्डर किए थे वो एज इट इज आपको मिल रहे हैं, क्वालिटी वाइज भी अच्छे हैं। तो अब इस केस में प्रोमिसर को नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी, प्रोमिसी को, प्रोमिसर करेगा नुकसान की भरपाई किसे, प्रोमिसी को, क्योंकि प्रॉमिस उसने सही से परफॉर्म नहीं किया, जैसे प्रॉमिस किया था उस हिसाब से उसने अपना एक्शन परफॉर्मेंस नहीं दिया, तो उस हिसाब से उसको लॉस बेयर करना पड़ेगा, किसे, प्रॉमिसर को। तो ये बात है अग्रीमेंट्स टू डू इम्पॉसिबल एक्ट, ये दो पॉइंट्स इसमें कवर हो रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो है एनालिसिस बता रहा है सेक्शन 56 का, इम्पॉसिबल एक्ट्स किन किन तरह के हो सकते हैं, दो तरह के हो सकते हैं, वन इज इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, सेकेंड इज सब्सीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। Initial is the one when the person, when the parties are, initiating, they are beginning a contract, commencing a contract, and impossibility is existing at the very beginning of the contract, that is initial impossibility. The parties are agreeing to do something which is impossible, वो ऐसे बात पे डिस्कस कर रहे हैं जो कि इम्पॉसिबल है ना, और
हो सकता है जो भी वो डिस्कस कर रहे हो, किसी अग्री कर रहे हो किसी चीज़ पे, वो उन्हें पता ही ना हो कि ये इम्पॉसिबल है। ये पॉसिबिलिटी पूरी है कि उन्हें पता ही ना हो कि ये चीज़ इम्पॉसिबल है जिसके लिए वो कॉन्ट्रैक्ट करने की सोच रहे हैं। जैसे ए, एक हिंदू हु इज ऑलरेडी मैरिड, ठीक है, उसने कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ कि आई विल मैरी यू, ठीक है। अब नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज ए इज ऑलरेडी मैरिड, ठीक है, लॉ के हिसाब से ही शुड नॉट मैरी बी, तो ए को पूरा कॉम्पनसेशन किसे देना पड़ेगा, बी को। अगर मान लीजिए बी को पता चलता है कि ए ऑलरेडी मैरिड है, तो बी को उसे पूरा कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा, क्योंकि बी के टाइम वेस्ट हुआ ना ए की वजह से, ठीक है। तो ये है इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी का एग्जाम्पल। जैसे कि बी ने प्रॉमिस किया कि आई पे अ सम ऑफ 5 लाख टू पर्टिकुलर पार्टी अगर वो इंडियन ओशियन में स्विम कर गया, मुंबई से एडन तक, किसी कंट्री तक। अब ये इम्पॉसिबिलिटी है, ये इम्पॉसिबिलिटी है कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट के शुरू होने से पहले, तो ये वॉइड माना जाएगा, क्योंकि ये रियल अग्रीमेंट ही नहीं है। दोनों पार्टी सर्टेन है कि ये एक्ट इम्पॉसिबल है ना। देखो दोनों ऑप्शंस पॉसिबल है इसमें। पहला ऑप्शन ये था कि हो सकता है पार्टीज को पता ही ना हो इम्पॉसिबिलिटी के बारे में, जिसका एग्जाम्पल था ये मैरिज वाला। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि जो भी अग्रीमेंट की बातें हो रही हों वो पार्टीज को पता हो, ठीक है। क्वाइट अननोन टू द पार्टीज मे बी इम्पॉसिबल ऑफ बीइंग परफॉर्म्ड एंड हेंस वॉइड। दोनों पार्टीज को पता है कि एक अगर स्विम करेगा इंडियन ओशियन में, एक कंट्री से दूसरी कंट्री, इंडिया से दूसरी कंट्री, तो ये कोई रियल अग्रीमेंट नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, तो ये ऑटोमेटिकली वॉइड एब इनिशियो है। लेकिन मैरिज वाले केस में एक पार्टी को पता है कि ये ऑलरेडी, खुद को पता है जो मैरिड है ऑलरेडी, वो किसी अनमैरिड लड़की के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है कि आई विल मैरी यू, और उस लड़की को नहीं पता है कि ये मैरिड है, तो वो भी अग्रीमेंट वॉइड माना जाएगा, ठीक है। एक पार्टी को उस केस में अवेयरनेस नहीं है कि सामने वाला पर्सन मैरिड है ऑलरेडी, तो उस पर्सन को, जिसने जो बेसिकली जो ऑलरेडी मैरिड है, उससे पूरा लॉस का कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा अग्रीव्ड पर्सन, जो सफरर है। अच्छा, अब इसमें जिस्ट क्या निकल के आती है, जिस्ट ये निकल के आती है कि अगर प्रॉमिसर प्रॉमिसी को नहीं पता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते टाइम अगर सिर्फ प्रॉमिसर को पता है कि ये परफॉर्मेंस नहीं हो सकती, और अगर मान लीजिए अगर पता है, देर आर टू ऑप्शंस, द प्रॉमिसर अलोन नोज अबाउट इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, or even if he does not know, though he should have known it with reasonable diligence, the promisee is entitled to claim compensation. So there are basically two points which have been quoted by this section. One point says that if both promisers and promisees they are unaware of the fact that the performance cannot be performed, it's impossible, the contract is straight away void. But if the promiser at the time of initiating the contract is knowing this, that the performance is impossible, there is no such kind of reality, and it cannot be performed, ठीक है। In that case he'll have to bear for the loss being suffered by the promisee, he'll be required to pay the compensation for any kind of loss which has been suffered by the aggrieved person or the promisee, तो उस केस में प्रॉमिसर को बियर करना पड़ेगा। सो इन दिस सेकेंड बुलेट पॉइंट देर आर टू कंडीशंस बीइंग कोटेड हियर। वन इज दैट द प्रॉमिसर इज नोइंग दैट द कॉन्ट्रैक्ट इज इम्पॉसिबल at the very beginning, or second condition says that the person is not knowing, ठीक है, promiser is not knowing that the contract is impossible, but still he
इफ ही वुड हैव एक्सरसाइज्ड रीजनेबल डिलिजेंस, अगर वो अपनी रैशनैलिटी यूज करता, समझदारी यूज करता, तो उसे पता चल जाता कि ये कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो अगर उसे पता है मान लीजिए इम्पॉसिबिलिटी के बारे में, और अगर पता नहीं भी है तो अगर वो अपनी समझदारी यूज करता तो उसे पता चल जाता, समझ आ जाता कि ये कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल है। तो इन दोनों केसेस में प्रोमिसी को कॉम्पेंसेशन मिलेगा। बाकी अगर दोनों को ही नहीं पता है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, सिंपल सी बात है। नाउ इसके अलावा क्या है, इस टॉपिक में बात हो रही है सबसीक्वेंट और सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। लाइक द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन इनिशिएटेड, ठीक है, एंड इट इज इन द मिड वे, परफॉर्मेंस पता चलता है कि इज इम्पॉसिबल। मिड वे में कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन चल रहा है तो उसी में पता चल रहा है कि परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल है और इट इज इलीगल due to some any change in circumstances in situations which are not in the control of the parties or any kind of unexpected event, तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। ठीक है, like what they are trying to say is that during the beginning of the contract it was appearing to be valid, lawful, legal, possible, ठीक है, but in the midway when it was being executed, due to some occurrence of an event or some situation or circumstances which could not be controlled by any of the parties, the contract could not be performed because it became impossible subsequently, जिसको बोलते हैं बाद में, तो उस केस में contract shall be considered void. This is called supervening or subsequent impossibility. Supervening or subsequent impossibility, wherein the parties, they know this thing that the contract is, it could be executed very well, it's possible in the initial phase, but still in the midway when it is being executed they come to know that any kind of event has occurred which is restricting them, preventing them from taking this contract forward, तब फिर subsequent impossibility की बात आती है। For example, two persons have contracted to marry, but before their time is fixed, one of them loses his senses. ठीक है, he becomes unsound. So in that case, contract becomes void because initially they were both of them were fit, healthy, but in the midway in execution of contract, one of them he lost senses or he became unsound or any such kind of event occurred which could not be controlled, तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। वही एग्जाम्पल है इसमें, सबसीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। तो दो इम्पॉसिबिलिटीज हैं, एक इनिशियल और एक सबसीक्वेंट। इसके बाद सेक्शन 57 आता है। एक हमारा सेक्शन 57 है और सेक्शन 58 है। ठीक है, सेक्शन 57 क्या कहता है, when the persons are reciprocally promising, ठीक है, first to do things which are legal, secondly under circumstances, specified circumstances to do certain other things which are illegal. The first set of promise is valid, second is void. ये देखो समझ में आ रहा है टेक्स्ट से ही, ये जो भी लिखा हुआ है ना सेक्शन में वो क्लियर है। बात हो रही है स्पेसिफिकली रेसिप्रोकल प्रॉमिस की। रेसिप्रोकल प्रॉमिस जिसमें दोनों एक्ट साथ में होते हैं या एक के बाद एक। तो इसमें मान लीजिए एक कोई चीज़ हो रही है जो कि लीगल है, ज़रूरी है, और ठीक है किसी भी सर्कमस्टांसेस में कॉन्ट्रैक्ट जो हो रहा है, लेकिन जो दूसरी चीज़ें हैं वो इलीगल है, तो एक जो सेट ऑफ प्रॉमिस होगा वो वैलिड होगा, दूसरा सेट ऑफ प्रॉमिस वॉइड होगा। जैसे ए और बी अग्री करते हैं कि ए हाउस बेचेगा बी को 5 लाख में एंड ऑल्सो बी उसको गैम्बलिंग पर्पस के लिए यूज करेगा, तो उसके लिए ही इज फर्दर पेइंग 2.5 लाख रुपीज एक्स्ट्रा, तो टोटल सम हो गया 7.5 लाख। तो इस केस में फर्स्ट सेट ऑफ प्रॉमिस जो है वो तो लीगल है, वैलिड अग्रीमेंट है, बिकॉज अ पर्सन इज सेलिंग हिज हाउस टू द अदर पार्टी। But the second set of promise where B is saying that I'll pay you an extra amount if I'm using that
प्लेस फॉर गैम्बलिंग पर्पस, फॉर इलीगल पर्पस, तो उसमें ऑब्जेक्ट जो है वो अनलॉफुल है, इसलिए दूसरा सेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड होगा। हाउस बेचने का कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, उसमें 5 लाख रुपीस बी पे कर रहा है, वो वैलिड है। लेकिन सेकंड प्रॉमिस जो है गैम्बलिंग पर्पस के लिए हाउस यूज करना एंड 2.5 लाख रुपीस एक्स्ट्रा पे करना, वो वॉइड है। तो ये बात हो रही है सेक्शन 57 की, कि जो भी रेसिप्रोकल प्रोमिसेस होते हैं, कुछ भी डिसीजंस जिसमें अग्री होते हैं, तो उसमें जो लीगल होते हैं वो वैलिड में कंसिडर होंगे, और जो इलीगल होंगे, अनलॉफुल होंगे, वो वॉइड में कंसिडर होंगे, उनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। तो दिस इज सेक्शन 57। और सेक्शन 58 क्या कहता है? 58 ये कहता है कि मान लीजिए ऑल्टरनेटिव प्रॉमिस हो रहे हैं, जैसे कि ए और बी अग्री करते हैं कि ए बी को 1 लाख पे करेगा, फॉर विच बी उसको या तो राइस डिलीवर करेगा उसके रिस्पेक्ट में, या स्मगल्ड ओपीएम। नाउ स्मगल्ड ओपीएम इज एन इलीगल कैटेगरी, ठीक है, इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ड्रग। सो now in such kind of alternative promise where A is agreeing to pay an amount, a fixed amount, but the other party is saying that either I'll be delivering you rice or opium. अब इसमें अगर राइस डिलीवर होता है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, ओपीएम डिलीवर होगा तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव प्रॉमिस, wherein alternative promises are being exchanged from one party to the other, wherein like whatever they have discussed upon, if they are delivering something lawful, जिसमें ऑब्जेक्ट लॉफुल है, लीगल है कॉन्ट्रैक्ट का, तो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स हो सकता है और वो वैलिड माना जाएगा, उसमें लीगल ऑब्लिगेशन होगा, उसका सब्सटेंस होगा, वैलिडिटी होगी। लेकिन ऑल्टरनेटिव प्रोमिसेस में जो दूसरी सेक्शन है, जिसमें अगर मान लीजिए एक एग्जीक्यूट नहीं होता है तो दूसरा हो रहा है, वो इलीगल है, तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह से इनवैलिड हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। तो ये है सेक्शन 58, ठीक। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब अगर हम बात करें एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स की, क्योंकि इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स। तो ये क्या बोलता है, एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स क्या बोलता है? सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स जो वर्ड है कहना क्या चाह रहा है, ठीक है, ये देखना है बेसिकली। तो इसमें देखते हैं, देखिए अगर डेटर है, मान लीजिए owes several debts to the same creditor and makes payment which is not sufficient to discharge all the debts, पेमेंट एप्रोप्रिएट होती है उस केस में। इसका मैं एक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ क्योंकि इस पूरे सेक्शन को हमें नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करना पड़ेगा। मान लीजिए एक पार्टी ने बहुत ज़्यादा, आप लोग ने क्रेडिट डेबिट के रूल्स पढ़े ही हुए हैं, ठीक है, मैं एक चलिए एक उसको बेसिक लेवल पे बता दे रही हूँ। एक पार्टी ने बहुत सारे लोन ले रखे हैं या वो बिजनेस कर रही है, लेमैन टर्म्स में आई एम एक्सप्लेनिंग, उसने जो भी परचेजिंग करी है गुड्स की अपने बिजनेस के रिस्पेक्ट में, उसके रेलेवेंस में उसने क्रेडिट पे, उधार पे बहुत सारे गुड्स परचेज कर लिए हैं। एक पार्टी है ए, उससे 2 लाख के गुड्स खरीदे हैं, एक पार्टी है बी, उससे 3 लाख के खरीदे हैं, और ये सब उधार पे लिए हैं, मतलब अभी इसका पेमेंट नहीं किया है। फिर एक पार्टी है सी, उससे 3 लाख के गुड्स खरीदे हैं, बैंक से अदर 5 लाख का, एसबीआई से मान लीजिए उसका ऑटो लोन या कार लोन अलग चल रहा है 5 लाख का, फिर एक होम लोन चल रहा है एचडीएफसी से 2 लाख का। तो अब ये डेटर जो है, इसने बहुत सारे लोगों से एक एक, अगर बात की जाए बिजनेस के टर्म्स में भी, उधार ले रखे हैं, बैंकों से भी लोन ले रखे हैं, और अब उसके पास इतने असेट्स नहीं है, उसके पास इतनी पूंजी नहीं है, इतना सॉल्वेंट या लिक्विडिटी नहीं है उसके पास कि वो सबको इक्वली अच्छे से कंप्लीट तरीके से सारे सबके पेमेंट्स चुका पाए। तो अब इसमें क्या होगा,
इसमें एप्रोप्रिएशन होगा पेमेंट का। जब बहुत सारी डेट्स आ जाती हैं, बहुत सारे उधार होते हैं एक पर्सन के बहुत सारे लोगों पे, तो उस केस में एडजस्टमेंट्स होते हैं डेट्स के अगेंस्ट, तो उन एडजस्टमेंट्स को बोलते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स। तो उस केस में बोलते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स। एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स का मतलब यही होता है एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट्स, कहाँ कहाँ पेमेंट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस किस क्रेडिटर की तरफ डिस्ट्रीब्यूट करना है, दैट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स। And in this particular topic, there are sections which are involved, which are starting from 59 to 61. 59 is talking about जब डेट जो भी डिस्चार्ज होना है, जो भी उधार रिलीज करना है, पे करना है, उसका इंडिकेशन दे दी जाए, उसकी इंफॉर्मेशन दे दी जाए। जिस डेटर ने बहुत सारे लोन या उधार ले रखे हैं किसी एक पर्सन को, एक पर्सन को ही वो डेट्स ओ कर रहा है, 5 लाख रुपए का उसने गुड्स लिए हैं उधार पे, उसी पर्सन से उसने 3 लाख रुपए का कैश में भी मान लीजिए मॉनेटरी भी लोन लिया हुआ है अलग से। तो अब इस केस में सेक्शन 59 लगता है जब एक ही पर्सन को ही वो ओ कर रहा है। तो या तो वो पेमेंट उसको करेगा इंटीमेशन देते हुए, एक पहले इन्फो या नोटिस देते हुए, या फिर जो भी सर्कमस्टांसेस रहेंगे उसके हिसाब से वो पेमेंट खुद ही, क्रेडिटर जो है खुद ही वो पेमेंट अप्लाई करेगा, जो जो डेट्स उसके बेसिकली जो जो अमाउंट्स वो पार्टी वो करती है उसे। ठीक है, तो इसमें दो ऑप्शंस पॉसिबल है, जैसे पार्टी ए है और पार्टी बी है। तो पार्टी बी ने 2 लाख रुपए का लोन दिया है एक ब्रांड के गुड्स के रिस्पेक्ट में, एडिडास वाले, और पार्टी बी को लोन दे रखा है 2 लाख का। 3 लाख का लोन उसने अलग ब्रांड के गुड्स पे दिया हुआ है। तो अब पार्टी ए ने उसको एक नोटिस दे दिया कि हम तुम्हें 3 लाख रुपए का पेमेंट दे रहे हैं और मेरा 5 लाख ड्यू है, 5 लाख का मैंने आपसे उधार लिया है, मैं अभी आपको 3 लाख का पेमेंट दे रहा हूँ। तो या तो आप इसको 1.5 लाख रुपए इक्वली दोनों में अप्लाई कर दो, दिस इज कॉल्ड एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स, कि 3 लाख रुपए यानी कि 1.5 लाख एक ब्रांड के गुड्स के रिस्पेक्ट में आप अप्लाई कर दो और 1.5 लाख रुपीस दूसरे ब्रांड के, या फिर वो पूरी तरह से उस क्रेडिटर पे छोड़ देगा, पार्टी बी जो है वो ए पे पूरी तरह से छोड़ देगा कि ये आपके ऊपर है, मैं 3 लाख रुपए दे रहा हूँ, आप कैसे उसको एडजस्ट कर रहे हो या अप्लाई कर रहे हो टूवर्ड्स पेमेंट्स। तो दिस इज सेक्शन 59। और ऐसे ही इसमें जो है सेक्शन 60 भी डिस्कस हुआ है और सेक्शन 61 भी। जब डेटर ने इंटीमेट नहीं किया, बताया नहीं, सर्कमस्टांसेस भी नहीं थे कि कैसे पेमेंट अप्लाई होना है, तो क्रेडिटर अपने हिसाब से अप्लाई करेगा, जो भी ड्यू हैं, जो जो उसको जैसे अप्लाई करना है, जिस जिस ऑर्डर में, जो टाइम बार्ड है उनको पहले करेगा, जो टाइम बार्ड नहीं है उनको बाद में, मतलब जिसमें टाइम लिमिट ऑलरेडी था। फिर सेक्शन 61 की बात आई, जब पार्टी जो है वो ना तो एडजस्टमेंट कर रही है, एप्लीकेशन नहीं कर रही है पेमेंट का, तो पेमेंट कैसे कैसे अप्लाई होगा, टाइम के ऑर्डर में होगा। ठीक है, तो ये कुछ सेक्शंस हैं, ये हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और बाकी जो भी क्वेरीज हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे हमें भेजिएगा, और इसके अलावा प्लीज़ डू नॉट forget to like the video, share the video and subscribe my channel. Also do not forget to press the bell icon. बाकी कोई भी queries हो please do message, do text, and do not forget to follow my Instagram page, CA Jyoti Tutorials करके है, और उसमें आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे, प्लस इसमें भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम इसके बाद जो है अपना नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, मतलब एक तो सेक्शन 59, 60, 61 डिस्कस करेंगे और फिर ये नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा कॉन्ट्रैक्ट्स विच नीड नॉट बी परफॉर्म्ड। ठीक, ओके, थैंक यू।